स्वागत है सभी लोगों का न्यू एपिसोड के अंदर। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूकस चार्ल्स और मार्कस के साथ अर्थर के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर वहाँ पर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि मार्कस का जो माना है वो ओवरफ्लो होने लगता है। लाइक वो अपने माना को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है और वो पागल होने लगता है। अर्थर जैसे जैसे करके उसे कंट्रोल तो कर लेता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि मार्कस की मौत हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्कस की बॉडी के पीछे दरअसल कुछ मार्किंग्स थी जो कि उसे इस तरीके का कर रही थी। अब अर्थर ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये मार्किंग्स लोगों के पीछे क्यों आ रही है और इन सभी के पीछे किस किस का हाथ है। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि सभी टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट्स को वार्न करना पड़ रहा होता है कि संभल कर रहो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यहीं तक देखा था। आज इस एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे एंड आगे की स्टोरी भाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से छोटी सी माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि अगर तुम लोग उस वीडियो के ऊपर हाइप कर देते हो तो मैं अगली वीडियो यानी कि जो ये वाली वीडियो आने वाली थी ये 2 घंटे की होने वाली थी, पर जैसे कि तुम देख पा रहे होगे कि ये 2 घंटे की वीडियो नहीं है। ऐसे इसलिए क्योंकि भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी एंड मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था वीडियोस बनाने का। मैं अपने मेन चैनल पर भी वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ एंड 2 घंटे वाली वीडियो में लेकर तो आ जाता, पर उसे बनाने में मुझे और 1 हफ्ता लग जाता। और तुम्हारे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि एपिसोड जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, चाहे कितनी देर का भी हो। तो मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगा 2 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा एपिसोड लाने की, पर आज प्लीज मैनेज कर लो। आई होप कि तुम लोग मेरी सिचुएशन को समझोगे प्लीज एंड थैंक यू यार इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में अर्थर अब क्लास को पढ़ाने के लिए आ जाता है, जहां वो सभी लोगों से कहता है कि लास्ट बार मैंने तुम लोग को एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई थी, पर तुम में से कोई भी उसे कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए आज मैं तुम लोग को एक हिंट देने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब लेस्टर को नीचे आने के लिए कहता है। अगर तुम लोग को याद हो तो लेस्टर वही बंदा है जो कि अर्थर की जगह प्रोफेसर बनना चाहता था। अर्थर के कहने पर अब लेस्टर को भी अब नीचे आना पड़ता है। वो अब काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों चुना गया है। वहीं पर अर्थर के पास एक कागज होता है। वो अब पूरी क्लास से कहता है कि चलो सभी लोग ये इमेजिन करो कि मेरे सामने जो ये लेस्टर है वो मेरा अपोनेंट है, और क्योंकि मैं एक ऑगमेंटर हूँ मुझे लेस्टर के पास जाने में डर लग रहा है, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उसके ऊपर लॉन्ग रेंज स्पेल से हमला करूंगा। ऐसा बोलकर अर्थर पेपर को फाड़ कर एक बॉल तैयार कर देता है और सभी से कहता है कि ये अज्यूम करो कि ये जो बॉल है यही मेरी स्पेल है जो कि मैंने तैयार करी है। जिसके बाद अर्थर अब उस कागज के फूंक मारता है और कहता है कि लो मैंने अपनी स्पेल यूज कर दी। अर्थर सभी से कहता है कि ये वाली तो नॉर्मल स्पेल थी, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ वो वाली स्पेल जो कि मैंने तुम लोगों को करने के लिए कही थी। हम देखते हैं कि पिछली बार तो अर्थर ने उस कागज को सिर्फ अपने मुंह से ही फूंक मारी थी, पर इस बार अर्थर ने कागज से एक तरीके की पाइप बना ली है और उस कागज को उसने पाइप के अंदर डाल दिया। इसके बाद अर्थर फूंक मारता है। इससे जो वो बॉल का टुकड़ा है वो काफी ज्यादा आगे जाकर लगता है। लाइक अब तुम लोग देख सकते हो कि ये जो पेपर की स्पीड है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अर्थर अब सभी लोगों से कहता है कि सभी ऑगमेंटर्स तुम्हारे लिए ये एक काफी बड़ा हिंट है ये समझने के लिए कि आखिरकार मैंने क्या सिखाया। जिसके बाद अर्थर अब कॉन्जरर्स को बताने लगता है कि तुम लोग को क्या करना है। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम लोग को अब लेंस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर बैरोन और आलिया पहले से ही बैठे हुए थे। आलिया अब बैरोन से कहने लगती है कि मुझे लगा कि हमारा अगला मिशन कहीं और है, पर तुम्हें पता है क्या आखिरकार लेंस वेरे ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तो बैरोन उसे बताता है कि मुझे बीस्ट ग्लेड के डंजन के अंदर कुछ मिला है, उसी के बारे में वेरे बात करना चाहती है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर लेंस वेरे आ जाती है। वेरे अब आलिया से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम कोई और मिशन करने के लिए गई थी, पर किसी कारण की वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है वो मिशन छोड़कर। दरअसल हम लोग को डंजन के अंदर काफी ज्यादा डीपेस्ट लेवल के अंदर कुछ मिला है। हमें ऐसे मेजेस के निशान यानी कि ट्रेसेस मिले हैं जो कि इस कॉन्टिनेंट के नहीं हैं। ये सुनकर आलिया हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि सिर्फ एक कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है और वो भी काफी दूर, और अब तो दूसरे कॉन्टिनेंट के मेजेस भी दिखने लगे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वेरे बताती है कि बैरोन को उस डंजन के अंदर एक कपड़े का टुकड़ा मिला था। उस कपड़े के टुकड़े के ऊपर रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि उस टुकड़े के ऊपर ऐसे माना बीस्ट के फाइबर है जो कि इस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
ये सुनकर बैरन कहता है कि मैंने भी उस कपड़े के टुकड़े के ऊपर ऐसे ही मानव को सेंस किया जो कि इस कॉन्टिनेंट का नहीं है। क्या काउंसिल को इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है? तो वेरे कहती है कि इस कपड़े के टुकड़े के ऊपर जो भी स्पेल लगी हुई थी वो डिसेबल हो गई है क्योंकि ये कपड़ा फटा हुआ था। जिसके बाद अब वेरे कहने लगती है कि आलिया, मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और काम के लिए बुलाया है। वो उसे बताती है कि बीस्ट ग्लेड के अलग अलग पार्ट्स में एडवेंचरर्स को टाइटैनिक ब्लड वॉर्म्स देखने को मिले हैं जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है। जिस पर आलिया कहती है कि जो ब्लड वॉर्म होते हैं वो इतने ज्यादा रेयर मानव बीस्ट नहीं होते हैं, तो आखिरकार उनका दिखना अनयूजुअल कैसे है? तो वेरे कहती है कि जिस पार्ट में वो ब्लड वॉर्म देखने को मिले हैं वो वहां पर नहीं होने चाहिए थे। ऐसा हो सकता है कि डंजन के अंदर और भी कोई पावरफुल बीस्ट है जिसकी वजह से वो ब्लड वॉर्म है वो बाहर की तरफ आ गए हैं। तुम अपनी सेंसरी मैजिक का यूज करके वहां पर जा सकती हो और ये देख सकती हो कि वहां पर क्या गड़बड़ है। वो कहती है कि बैरन को तो किसी दूसरे मिशन में जाना है सैपिन किंगडम के अंदर, इसलिए तुम अकेले जाओगी, इसलिए तुम्हारे लिए काफी खतरा है। तुम थोड़ा सा वेट करो जिससे कि मीका अपने मिशन को पूरा करके वापिस आ जाएगी और तुम फिर मीका के साथ चली जाना। तो आलिया कहती है नहीं, अगर हम लोग इसी तरीके से वेट करेंगे तो डंजन में जाने वाले स्टूडेंट और एडवेंचरर्स काफी ज्यादा घायल हो सकते हैं। मैं जल्दी से अकेले जाकर वहां पर डंजन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दूंगी। अगले सीन में वापस से अब डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑफिस को दिखाया जाता है जहां पर अर्थर तो अभी भी सोकर उठकर आया है, पर वो देखता है कि वहां पर थियोडोर, कर्टिस और केथलिन वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन लोग की बैटल अब काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली होती है, पर तभी काय वहां पर अपनी स्ट्रिंग्स वाली पावर का यूज करके उन लोगों को रोक लेता है। ये पावर देखकर तो अर्थर भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि काय ने ये जो मैजिक यूज किया मैं तो इसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया, आखिरकार ये अपनी स्ट्रिंग्स को कंट्रोल कैसे कर रहा है। जिसके बाद अब सभी लोगों की मीटिंग शुरू हो जाती है। क्लेयर अब सभी लोगों से कहने लगती है कि तुम सभी को पता ही होगा कि अर्थर, कर्टिस और मैं ऑफ कैंपस जाने वाले हैं। मेरा मतलब जो हमारी क्लास है वो एक ट्रिप पर जाने वाली है बीस्ट ग्लेड डंजन के अंदर कुछ हफ्तों में। तो हम लोग को अब रीऑर्गेनाइज करना होगा कि जब हम तीनों गए होंगे तो कौन कौन कहाँ पर पेट्रोलिंग करेगा। क्या तुम में से कोई और ज्यादा घंटों के लिए पेट्रोलिंग करना चाहता है? जिस पर काय कहता है कि मैं और घंटों के लिए पेट्रोलिंग कर सकता हूँ, वैसे भी मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं घूमने जा सकता हूँ। वैसे भी वही फेरित कहता है कि मैं भी एक्स्ट्रा घंटे के लिए पेट्रोलिंग कर सकता हूँ। तो क्लेयर अब उन दोनों का नाम नोट कर लेती है। वहीं हम देखते हैं कि डोराड्रिया तो अपने हाथ को उठा ही नहीं रही होती है, जो देखकर काय अपनी स्ट्रिंग्स वाली पावर का यूज करके उसके हाथ को उठा लेता है। यानी कि काय अब जबरदस्ती डोराड्रिया को तैयार कर देता है जिससे कि वो उसके साथ मिलकर पेट्रोलिंग कर सके। डोराड्रिया भी अब उसके साथ पेट्रोलिंग करने के लिए मान जाती है और अब इसी के साथ उन लोगों की मीटिंग यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद अर्थर वहां से जा रहा होता है, पर तभी फेरित उसे रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मानव थ्योरी की काफी सारी जानकारी है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम डंजन के अंदर थोड़ा बहुत केयरफुल रहना। अगर तुम्हें कोई एडवाइस की जरूरत है तो मुझसे पूछ लेना। अगर मैं ऑलरेडी बीस्ट ग्लेड वाले डंजन में जा चुका हूँ तो मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो अर्थर कहते ठीक है। अर्थर वही मन में सोचने लगता है कि मैं एक ए क्लास का एडवेंचर हूँ, तुम मुझे क्या ही सिखाओगे डंजन वाली बात। इसके बाद अर्थर अब वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वो वहाँ पर काय को देख लेता है। उसे देखकर अब वो क्लेयर से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर काय कौन से तरीके का मैजिक यूज करता है, क्योंकि जब उसने अपनी थोड़े समय पहले स्पेल यूज करी तब मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा था। तो क्लेयर कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, वो अपनी स्पेल के बारे में सीक्रेट रखता है। मुझे बस इतना पता है कि वो मेटल वायर यूज करता है और वो भी काफी स्पेशल वाली। जो सुनकर अर्थ कहता है कि शायद से वो जो वायर है वही माना के एट्रीब्यूट को हाइड कर पाती होगी, इसलिए ही तो मैं सेंस नहीं कर पाया। ये सारी बातें सुनकर अब काय भी अर्थर के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तो अर्थर कहते हैं हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम अपनी मेटल वायर को कंट्रोल कैसे करते हो। जिस पर काय कहता है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा, पर उसके बाद मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। जो सुनकर अर्थर भी थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहा है। इससे पहले कि अब उन दोनों की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ सके तभी क्लियर वहाँ पर आकर उन लोगों को रोक लेती है और कहती है कि बस करो, तुम जाओ अपनी क्लासेस को अटेंड करो। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को अब इलाइजा को दिखाया जाता है जो कि अपने अर्थ एलिमेंट को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है टोबी के साथ लड़ाई करके। हम देखते हैं कि इलाइजा भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो टोबी को काफी आराम से हरा रहा होता है। वो जिस टोबी को हरा देता है वो टोबी अब अचानक से खराब हो जाता है और अब वो टोबी अचानक से एक काफी ज्यादा खतरनाक फायर स्पेल को इलाइजा की तरफ फेंक देता है। वहीं इलाइजा को बिल्कुल नहीं पता था कि वो हमला आकर उसे इतना तेज लगने वाला होगा। इलाइजा बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, वो हमला भी अब उसे लगने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर अर्थर आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। इलाइजा भी अब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर ये टोबी फायर कब से शूट करने लग गया। तो अर्थर कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता था। दरअसल जिडियन जो है वो कभी कभार टोबी के ऊपर इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट कर देता है जिससे कि वो मुझे सरप्राइज कर सके।
पर मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। इलाइजा अब कहने लगता है कि ये टोबी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं जिडियन को कभी ना कभी तो टोबी के ऊपर काम करता हुआ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जो सुनकर अर्थर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आर्टिफैक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। तो इलाइजा कहता है कि मुझे तो बचपन से आर्टिफैक्ट में इंटरेस्ट है। दरअसल आर्टिफैक्ट इतने ज्यादा कूल नहीं होते हैं जितने मैजिक कूल होते हैं, इसलिए मैंने कभी आर्टिफैक्ट के अंदर इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं किसी को। जो सुनकर अर्थर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मैजिक इसलिए सीखा है क्योंकि वो काफी ज्यादा कूल है और तुम लड़कियों के सामने पॉपुलर बनना चाहते थे, है ना। ये सुनकर इलाइजा भी थोड़ा बहुत शर्मा जाता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। ये सुनकर अर्थर अब उससे एक वुडन स्वॉर्ड पकड़ा देता है और कहता है कि भले तुम एक कॉन्जरर हो, तुम्हें इस तरीके से कॉम्बैट तो करनी आनी चाहिए जिससे कि तुम लड़कियों के सामने कूल लग सको। अर्थर उसे उकसा रहा होता है उसके साथ लड़ने के लिए। वहीं पर इलाइजा भी अब तैयार हो जाता है अर्थर से लड़ने के लिए और अब उन दोनों की तलवारबाजी शुरू हो जाती है। अर्थर भी अब इलाइजा से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम तो काफी अच्छा कर रही हो, क्या तुमने भी तलवारबाजी सीखी है। तो वो भी कहता है हाँ। वहीं पर अर्थर अब ये नोटिस करता है कि इलाइजा काफी अच्छे से तलवारबाजी कर रहा है। अगर इलाइजा को और भी अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी तो वो एक काफी कमाल का स्वॉर्ड्समैन बनेगा और वो भी काफी ताकतवर वाला। हम देखते हैं कि इलाइजा अब अर्थर के ऊपर एक पावरफुल हमला करने वाला होता है, पर अर्थर अब अचानक से साइड हो जाता है जिसकी वजह से इलाइजा अब मुंह के बल जाकर नीचे गिरता है, जो देखकर इलाइजा अब थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है। पर अब वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर अर्थर अपना हाथ हाय करके उसे उठाने की कोशिश करता है, पर अब अचानक से एक काफी खतरनाक चीज होती है। इलाइजा को अब अचानक से अर्थर के अंदर एक छवि दिखाई देने लगती है। ये जो छवि है ये थोड़ी बहुत धुंधली है, पर देखकर लगता है कि इलाइजा भी किंग ग्रे को जानता है, यानी कि अर्थर के पास्ट वाले रूप को। जैसे इलाइजा ये देखता है, इलाइजा के दिमाग में अब काफी ज्यादा चीजें आने लगती है, जैसे कि बदला और गुस्सा। जैसे इलाइजा के दिमाग में इतनी सारी चीजें आने लगती है, उसके सर में अब काफी दर्द होने लगता है, जो देखकर अर्थर भी डर जाता है और अब उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक लेकर चलता हूँ। वहीं इलाइजा अब अर्थर को साइड कर देता है और कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, मैं जाकर थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर की तरफ बिना देखे जाने लगता है और वो फाइनली अर्थर को बाय करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अर्थर अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और कहता है कि जो ये मेरे दिन है ये काफी ज्यादा पीसफुल से चल रहे हैं। टोबी की मदद से और मेरे टीचर्स की मदद से जो मेरी स्किल्स है वो भी काफी इम्प्रूव हो रही है। मैं अभी भी वो कारण नहीं भूला हूँ जिसकी वजह से मैंने इस स्कूल को अटेंड करना शुरू किया था। मैं तो बस धीरे धीरे अपनी यहाँ स्कूल की हर दिन की जिंदगी को एंजॉय करने लगा हूँ। इसके बाद अब अर्थर को दिखाया जाता है जो कि इलाइजा से अब बात करके चल रहा होता है, पर इलाइजा उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा होता है। वो थोड़ा सा खोया खोया लग रहा होता है। अर्थर अब उसे डायरेक्टली पूछ लेता है और कहता है कि तुम काफी दिनों से अजीब लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। जिस पर वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो बस एग्जाम की चिंता हो रही है जो कि आने वाले हैं। वैसे कल तुम उसी डंजन में जाने वाले हो ना, तो आज कोशिश करना कि तुम थोड़ी सी कम ट्रेनिंग करना टेसिया के साथ, जिसकी वजह से तुम थको नहीं। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ऐसा बोलकर अब इलाइजा वहाँ से चला जाता है। वहीं पर सिल्वी अब अर्थर से कहने लगती है कि आपको नहीं लगता कि इलाइजा थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है आपसे। ये सुनकर अर्थर भी थोड़ा सा उदास सा हो जाता है और कहता है कि हाँ मैंने भी दरअसल हाल फिलहाल में यही फील किया है। अगले सीन में अर्थर अब टेसिया की ट्रेनिंग को करवा देता है और कहता है कि तुम्हारा जो माना कोर है वो अब थोड़ा बहुत स्टेबल सा हो गया है। जो सुनकर टेसिया कहती है कि अच्छी बात है, कल जब हम लोग डंजन में जाएंगे तब मैं वहाँ पर माना बीस्ट को हरा पाऊंगी, वो भी काफी सारे हैं। जो सुनकर अर्थर अब उसके फोरहेड पर हल्के से मारता है और कहता है कि इतना भी और कॉन्फिडेंट मत हो, बीस्ट विल मिलने के बाद तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो आधी हो चुकी है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जिस पर टेसिया कहती है कि तुम अपने आप को तो देख लो, तुम बीस्ट ग्रेड वाले डंजन में जाने वाले हो, वो भी अपने दो सबसे कम एलिमेंट को यूज करते हुए। वैसे भी मुझे पता है कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, तो इस तरीके से तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। वैसे भी तुमसे मैं 1 साल बड़ी हूँ, तुम्हें याद है ना। तो अर्थर अब कहने लगता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, मुझे ये भी याद है कि तुम पहले कितनी डरपोक हुआ करती थी। तुम इतनी ज्यादा डरपोक थी कि तुम मुझे अपने टेंट के अंदर सुला लेती थी जिससे कि मैं तुम्हें गार्ड कर सकूं वहीं पर। तुम्हें याद तो है ना वो सब। ये सारी पुरानी बातें सुनकर अब टेसिया भी शर्मा जाती है और अब वो अर्थर को अब प्यार से मारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं। वो उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम लोग तो काफी क्लोज हो गए हो। ये सुनकर टेसिया भी अब गौर करती है कि किस तरीके से वो अर्थर की इतना करीब बैठी है, जो देखकर अब वो शर्मा जाती है और अब अर्थर से दूर हो जाती है। वहीं पर अर्थर भी अब दादाजी से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर वापिस आकर क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम काउंसिल की मीटिंग के अंदर गए हुए थे। तो दादाजी कहते हैं कि मैं बस वहाँ पर बोर हो गया था, तो मैं बस अपनी पोती को चेक करने के लिए आया था, ये देखने के लिए आया था मैं कि
आखिरकार मेरी पोती कितनी बड़ी हो गई है। पर अब देख कर लगता है कि ये तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। ये सुनकर अब टेसिया फिर से शर्मा जाती है और कहती है कि इस तरीके की बातें करना बंद करो। तो दादाजी यानी कि वीरियन अब सच्चाई बताता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आया है। वो कहता है कि दरअसल तुम लोग कल डंजन में जाने वाले हो, तो मुझे थोड़ी बहुत टेसिया की चिंता हो रही थी। मैं चाहता था कि सिंथिया टेसिया के कोर के ऊपर नजर रखे, पर सिंथिया दरअसल गई हुई है। तो अर्थ मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारी ट्रिप खत्म ना हो जाए तब तक तुम टेसिया के साथ ही रहना। जिस पर अर्थ कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पर मैंने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि डंजन में जाने से पहले मैं उनसे आज रात मिलूंगा और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा मैं अपनी फैमिली के साथ। तो दादाजी कहते हैं कि तो परफेक्ट समय है, तुम टेसिया को अपनी फैमिली के पास ले जाओ। ये सुनकर तो टेसिया भी शौक हो जाती है। वहीं पर अर्थर अब कहने लगता है दादाजी से कि मुझे पता है कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे प्लान में नहीं फंसूंगा और टेसिया को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। अगर मैं टेसिया को अपने साथ लेकर जाऊंगा तो मेरी फैमिली जरूर कुछ ना कुछ अजीब ही समझेगी। अर्थर मना तो कर रहा होता है, पर रात में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर के साथ अब टेसिया आ ही जाती है। अर्थर की फैमिली भी अब गेट खोलती है और कहती है कि हम तुम ही दोनों का वेट कर रहे थे। ये सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम लोगों को कैसे पता कि टेसिया भी आने वाली है। तो अर्थर को अब पता चलता है कि टेसिया ने ऑलरेडी अर्थर की फैमिली के लिए काफी सारे गिफ्ट भेज रखे हैं। उसी से ही वो लोग समझ गए थे कि टेसिया आने वाली है। वहीं एलिस अब उन दोनों से कहती है कि इस तरीके से बाहर मत खड़े हो, खाना बन चुका है, आकर खा लो। वहीं एलेनोर भी अब टेसिया को अपने साथ लेकर चलने लगती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिरकार मैंने इस तीर कमान को कितनी अच्छे से सीख लिया है। ऐसा बोलकर अब वो टेसिया को अपने साथ ले जाती है। वहीं पर अर्थर भी अब ये देखता है कि टेसिया और उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश लग रही है, जो देखकर वो भी काफी खुश हो जाता है। पर अब दूसरी तरफ हम लोग को अब उसी डंजन को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थर कल जाने वाला है। वहीं प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर आलिया होती है, जो कि अपने सेंसरी मैजिक का यूज करके वहाँ पर दुश्मनों को ढूंढ रही होती है। वहाँ पर अब वो सेंस कर पाती है कि वो जो ब्लड वॉर्म है वो अपने यूजुअल तरीके से मूव नहीं कर रही है, जो देखकर वो कहती है कि वेरे सही कह रही थी, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी गड़बड़ को अब चेक करने के लिए वो अब आगे जाती है और अब वो एक खाई के करीब पहुंच जाती है और अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक हेडे सरपेंट है और उस सरपेंट के सर पर सींग है और वो अलग कलर का भी दिख रहा होता है, जो देखकर आलिया कहती है कि ये तो काफी अजीब बात है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के अंदर ये जो सरपेंट है ये अलग दिखता है, पर यहाँ पर जो ये है ये तो अलग ही दिख रहा है। और देखकर लग रहा है कि ये जो सरपेंट है ये इस तरीके से आगे वाली टनल को गार्ड कर रहा है। ये सारी बातों के बारे में आलिया अब वेरे को भी इन्फॉर्म कर देती है। वो कहती है कि मुझे बैकअप की जरूरत है। वहीं हमें पता चलता है कि ऑलरेडी आसपास में ही 50 बैटल मेजेस हैं, जो कि यहाँ पर आने के लिए ऑलरेडी तैयार है, बस उन्हें इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। और अब क्योंकि आलिया के सामने इतना खतरनाक मॉन्स्टर है, वो अब वेरे से कह देती है कि उन सभी बैटल मेजेस को यहाँ पर भेज दो। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर के घर पर सभी लोग अब डिनर कर लेते हैं। वहीं डिनर के समय अब विंसेंट कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और अब उसे वहाँ पर सेफली सुलाया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लिलिया अब अर्थर से पूछती है कि टेसिया कहाँ पर गई। तो अर्थर बताता है कि टेसिया को बाहर की कुछ हवा खानी थी, इसलिए मेरी मोम उसके साथ चली गई, जिससे कि टेसिया खो ना जाए। वो दोनों बाहर हैं। वहीं अर्थर अब देखता है कि उसके फादर यानी कि रे अब एलेनोर को अब लेकर जा रहे होते हैं सुलाने के लिए। पर जैसे रे अब अर्थर को देख लेता है, वो उसे कहता है कि तुम बड़े भाई हो इसके, तो तुम इसको रूम में लेकर जाओ। ऐसा बोलकर अब वो एलेनोर को अर्थर को पकड़ा देता है और कहता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे आने का काफी वेट कर रही थी, वैसे भी तुम कल जाने वाले हो तो इसे बता देना कि तुम कल जाओगे। तो अर्थर भी कहता है ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग को टेसिया और एलिस को दिखाया जाता है, जो कि बाहर बैठी होती हैं। एलिस भी अब टेसिया से कहने लगती है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम हमसे मिलने आ पाई, शुक्रिया आने के लिए। जिस पर अब टेसिया कहती है कि शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मुझे काफी मजा आया। मैं अर्थर के फादर को देख पाई और लिलिया के साथ काफी मजे भी कर पाई। इसके बाद वो लोग अब आराम से बैठकर अब चाय पीने लगते हैं। वहीं पर अब टेसिया को पता चल जाता है कि एलिस थोड़ी बहुत चिंता में है। वो अब एलिस से कहती है कि क्या आपको अर्थर की चिंता है, क्योंकि अर्थर कल डंजन में जाने वाला है। जिस पर एलिस कहती है कि हाँ, ऑफ कोर्स मुझे अर्थर की चिंता हो रही है। जो सुनकर टेसिया कहती है कि लेकिन आपको तो पता ही है ना कि अर्थर कितना ताकतवर है, फिर भी आपको उसकी चिंता हो रही है। तो एलिस कहती है कि अगर अर्थर सभी लेंसेज को कंबाइन करके भी उतना ताकतवर होता या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर होता, तो फिर भी मुझे अर्थर की चिंता रहती, क्योंकि जो डंजन है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। भले ही कोई बंदा कितना भी ताकतवर हो, वो तो वहाँ पर टिक नहीं सकता है। माफ करना, कल तुम्हारी डंजन की ट्रिप है और मैं तुम्हें इस तरीके से डरा रही हूँ। तो टेसिया कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे आपको अर्थर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से अर्थर ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, इस बार अगर अर्थर को कुछ हुआ
तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये सुनकर एलिस कहती है कि शुक्रिया तुम्हारे इस ऑफर के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा ना करो क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स की खुद एक लौती काफी ज्यादा कीमती बेटी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पेरेंट्स काफी दुखी होंगे, तो अर्थर को बचाने से पहले तुम्हें अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। मुझे अपने बेटे अर्थर पर खुद विश्वास है कि वो अपने आप को संभाल लेगा। ये सुनकर टेसिया भी काफी शौक हो जाती है। वहीं पर अब एलिस कहती है कि यहाँ पर तो अब काफी ठंड हो रही है, चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। जिस पर टेसिया कहती है कि आप जाओ, मैं थोड़ा देर यहीं बैठूंगी, वैसे शुक्रिया मुझे यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए। तो एलिस भी कहती है कोई बात नहीं, और वो वहाँ पर टेसिया को अकेले छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग को अब अर्थर को दिखाया जाता है जो कि एलेनोर को सुलाने के लिए उसके रूम में ले आता है। वो अब उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से अब एलेनोर की आँख खुल जाती है। वह अर्थर को देखकर हैरान होती है और अब वो उसे पूछती है कि तुम वैसे वापस कब जाने वाले हो। तो अर्थर कहता है कि माफ करना, मैं दरअसल कल सुबह ही जाने वाला हूँ। जो सुनकर एलेनोर थोड़ी सी दुखी हो जाती है और कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते हो। तो अर्थर कहता है कि नहीं माफ करना, पर चिंता मत करो, डंजन में जो मेरी फील्ड ट्रिप है उससे वापस आने के बाद मैं काफी दिनों तक यहाँ रुकूंगा। तो एलेनोर कहती है ठीक है, पर क्या तुम जाने से पहले मुझे कुछ कहानियाँ सुना सकते हो। जिस पर अर्थर कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे तुम्हें कहानियाँ सुनानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। जो सुनकर एलेनोर अब गाल फुला लेती है और अब वो अर्थर को अपने साइड में आकर बैठने के लिए कहती है। और अब अर्थर के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती है, वो अब उसके पास आकर बैठ जाता है। अर्थर अब उसे कहता है कि तुम कौन सी स्टोरी सुनना चाहती हो। तो एलेनोर कहती है कि तुमने वो वाली स्टोरी आज तक खत्म ही नहीं करी कि आखिरकार तुम किस तरीके से एक प्रोफेसर बने एकेडमी के अंदर। तो अर्थर अब उसे सारी बातें बताने लगता है कि किस तरीके से उसने प्रोफेसर गीस्ट को हराया और फिर उसने उसकी जगह लेकर प्रोफेसर बन गया। वो बताता है कि उसने किस तरीके से केथलीन को बचाया। ये सुनकर एलेनोर कहती है कि केथलीन तो सेपिन किंग की बेटी है ना। तुम कितने अजीब हो, तुम हमेशा प्रिंसेस को बचाते हो, जैसे पहले तुमने टेसिया को बचाया फिर केथलीन को बचाया। ये सुनकर अर्थर कहता है कि तुम कह तो ऐसे रही हो कि मैं जानबूझकर प्रिंसेस को बचाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थर एलेनोर को अब सारी बातें बताता है जो कि वो एकेडमी के अंदर करता है, यानी कि जिस तरीके से वो टोबी से लड़ता है और क्या क्या वो बच्चों को सिखाता है। और अब देखते देखते सुबह हो जाती है, जहाँ पर एलिस अब रे के पास आती है और कहती है कि तुमने अर्थर को देखा क्या, वो अपने रूम में नहीं है। तो रे कहता है कि मुझे भी नहीं पता, चलकर एलेनोर से पूछते हैं। तो वो दोनों ही अब एलेनोर के रूम में जाते हैं, पर अब वो लोग अब देखते हैं कि अर्थर तो एलेनोर को कहानी सुनाता वहीं पर ही सो गया था। वहीं पर उन दोनों को इस तरीके से एक साथ क्यूट तरीके से सोता हुआ देख अर्थर के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऑलराइट, अगर तुम लोग को यहाँ तक ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, और वही है कि इस वीडियो को प्लीज हाइप कर दो। अभी कमेंट सेक्शन खोलो और जल्दी जल्दी से हाइप कर दो। तो चलो फिर अब वीडियो को वापस से कंटिन्यू करते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर के अब फील्ड ट्रिप का समय हो चुका है और अब सभी बच्चे अब डंजन के करीब पहुंच जाते हैं। वहां पर हम ग्लोरी को भी देखते हैं जो कि सभी लोगों को अब टीम में आने के लिए कहने लगती है। दूसरी तरफ अर्थर अब सिल्वी से कहता है कि क्योंकि हम लोग डंजन में जा रहे हैं, तुम भी अकेले जाकर हंटिंग कर लो। तो सिल्वी कहती है कि क्या आप श्योर हो। तो अर्थर कहता है हाँ, वैसे भी ये जो डंजन है ये लोअर लेवल वाला डंजन है और ग्लोरी भी हमारे साथ है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो वो भी कहती ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। ऐसा बोलकर अब वो भी हंटिंग करने के लिए चली जाती है। अर्थर भी अब अपने मन में कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्लोरी ने मेरी टीम में लूकस को रखा है। वहीं पर हम लोग को लूकस को ही दिखाया जाता है जो कि सभी के सामने फ्लेक्स करने लगता है। वो कहता है कि ये जो डंजन है ये तो मेरे लिए काफी ईजी है, क्योंकि मैं एक ए रैंक का एडवेंचरर जो रह चुका हूँ। ये सुनकर सभी लड़कियां अब काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसकी तारीफ करने लगती है, जो देखकर अर्थर भी अब लूकस से कहता है कि मैंने एक एडवेंचरर दोस्त से सुना था कि तुम्हारा लाइसेंस को बैन कर दिया गया था, एडवेंचरर वाला। लूकस की बेइज्जती मारने के बाद अर्थर अब अपने बाकी के टीम मेंबर से मिलने के लिए जा रहा होता है, पर तभी लूकस अब अर्थर को उसके कंधे से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरी पॉपुलैरिटी देखकर जेलस हो रहे हो। वहीं अर्थर कहता है कि नहीं, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। ये सुनकर लूकस को गुस्सा आ जाता है और अब अपनी पावर का यूज करके अर्थर के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, पर तभी वहां पर क्लीव आ जाता है जो कि उन लोगों को रोक लेता है। क्लीव कहने लगता है कि इन सब का हमारे पास अभी समय नहीं है, अभी अंदर जाने से पहले हम लोग को हमारी टीम के लीडर को डिसाइड करना है। जिस पर लूकस कहता है कि इसमें डिसाइड करने वाली क्या बात है, ऑफ कोर्स इस टीम का लीडर तो मैं ही होऊंगा ना। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग तो कहने लगते हैं कि हम लीडर टेसिया को बनाते हैं। जो सुनकर टेसिया खुद हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर लीडर मैं क्यों बन रही हूँ, अर्थर क्यों नहीं।
तो अर्थर उससे कहता है कि तुम ऑलरेडी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हो, तो तुम्हें लीडरशिप काफी आराम से आती है, और वैसे भी तुम एक काफी कमाल की कॉन्जुरर हो, तो तुम सभी पर अच्छे से नजर रख पाओगी, इसलिए तुम्हें ही लीडर बनना चाहिए। तो वो भी अब मान जाती है। वहीं पर ये सब कुछ अब देखने के बाद लूकस तो काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद अब ग्लोरी भी अब सभी लोगों को तैयार होने के लिए कहती है, और कहती है कि क्योंकि हम सभी लोगों को एक दूसरे की एबिलिटीज के बारे में ऑलरेडी पता है, तो अच्छे से फॉर्मेशन बनाकर अंदर जाना, और हम लोगों ने हमारी क्लासेस में जो कुछ भी सीखा है उसे अच्छे से यूज करना। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों को अंदर लेकर चलने लगती है। डंजन में आने के बाद ग्लोरी अब सभी लोगों से कहने लगती है कि हमेशा सतर्क रहना और अपनी टीम के साथ ही रहना, और अपने आप को हर टाइम माना से प्रोटेक्ट करते हुए रखना। वहीं पर अब अर्थर देखता है कि ये डंजन तो काफी ज्यादा ठंडा है, यहाँ पर तो बर्फ भी जमी हुई है, पर सिल्विया के ड्रैगन व्हील की वजह से बिना माना यूज करे भी अर्थर को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। ग्लोरी अब सभी लोगों से कहने लगती है कि अगर किसी ने सुना नहीं हो तो मैं फिर से बता देती हूँ कि इस डंजन का नाम विडो क्रिप्ट है, और ये डी क्लास का डंजन है। हम लोग बस पहले 2 फ्लोर पर ही रहेंगे, जिससे कि जो हमारे सामने माना बीस्ट आएंगे वो बस स्नारलेस होंगे। ये सुनकर कुछ लड़कियां अब स्नारलेस के बारे में बात करने लगती है कि जो स्नारलेस है वो ताकतवर तो नहीं होते हैं, पर उन्हें मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका फर काफी मोटा होता है और वो काफी बदसूरत भी होते हैं। उनके पास जाना काफी घिनौना सा लगता है। वही कर्टिस कहता है कि जो स्नारलेस है वो तो अभी तक हम लोग को दिख जाने चाहिए थे, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर ही। कहीं हाल फिलहाल में एडवेंचरर्स तो यहाँ पर नहीं आए थे जिन्होंने सभी स्नारलेस को खत्म कर दिया। तो क्लेयर कहते नहीं, प्रोफेसर ग्लोरी ने एडवेंचरर गिल्ड को मना कर रखा था कि वो लोग यहाँ पर कुछ दिन के लिए एडवेंचरर्स को ना भेजे, जिससे कि हम लोग यहाँ पर डंजन में आकर ट्रेनिंग कर सके। पर अभी भी ये बात काफी अजीब है कि अभी तक हम लोग को कोई स्नारलेस अभी तक दिखाई नहीं। वो लोग अब और भी ज्यादा आगे जाने लगते हैं, पर अब ग्लोरी कहती है कि यहाँ पर भी स्नारलेस नहीं दिख रहे हैं, आखिरकार वो लोग कहाँ गए। ग्लोरी को अब थोड़ा बहुत सा शक होने लगता है। वह सभी लोगों को सतर्क होने के लिए कह देती है और कहती है कि अपने गार्ड को अप कर लो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पर लूकस कहने लगता है कि यहाँ पर रहने का फायदा ही क्या है अगर वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर है ही नहीं तो। तभी दूसरा लड़का कहता है कि लेकिन अगर यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर माना बीस्ट हम लोग को मिले ही नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग डंजन की ओर भी अंदर जाएंगे? तो ग्लोरी कहती नहीं, अगर हम लोग को पहले 2 लेवल्स पर माना बीस्ट नहीं मिलते हैं तो हम लोग जाकर एडवेंचर गिल्ड्स को रिपोर्ट देंगे। इसके बाद वो लोग अब आगे जा ही रहे होते हैं, पर तभी सामने ग्लोरी कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। वो सभी लोगों को अब यहाँ से भागने के लिए कहती है। वो ऐसे इसलिए कहती है क्योंकि अब सामने काफी सारे स्नारलेस होते हैं। वहीं पर एक ही बारी में इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर कुछ बच्चे तो इतना डर जाते हैं कि वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाते हैं, जो देखकर अर्थर और टेसिया को उन लोगों को पीछे पकड़कर लाना पड़ता है। पर अब दूसरी तरफ ग्लोरी को दिखाया जाता है, जो कि अब एक ही बारी में उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे ही उन मॉन्स्टर से लड़ना होगा, वो भी अकेले ही। हम लोग देखते हैं कि ग्लोरी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो एक ही हमला करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बारी में मार गिराती है। काफी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ग्लोरी कहने लगती है कि ये इतने ताकतवर तो नहीं है, पर ये इस तरीके से झुंड में तो नहीं आने चाहिए थे। ग्लोरी अब अपने स्टूडेंट्स के पास आकर कहती है कि इन स्नारलेस को हैंडल करना इतना भी मुश्किल नहीं है, पर ये जो ये बिहेवियर दिखा रहे हैं ग्रुप में आना, ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग सेफ रहें, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस मिशन को यही खत्म कर रहे हैं और हम लोग अब वापिस जाएंगे। ग्लोरी ये बात बोल ही रही थी, पर तभी अचानक से लूकस अब उसके साइड में से हमला करके स्नारलेस को मार देता है। वहीं पर लूकस अब ग्लोरी से कहता है कि हमारी सेफ्टी की चिंता तुम मत करो, आखिर तुम हमें यहाँ पर लेकर ही क्यों आए, जबकि अब चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। अब फाइनली हम लोग को मॉन्स्टर्स दिख गए हैं, तो उनसे हमें लड़ने दो, वैसे उन्हें हराना इतना ही मुश्किल नहीं है। ये सुनकर कुछ बच्चे भी अब सोचने लगते हैं कि हाँ, लूकस सही कह रहा है, वैसे भी तो ये एक डी क्लास का डंजन है। तो सभी लोग अब ग्लोरी से मिलकर कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पर रुककर ट्रेनिंग कर सकते हैं। वहीं ग्लोरी अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही होती है। वो याद करती है कि किस तरीके से सभी लेंसेज को बीस्ट ग्लेड में क्या क्या देखने को मिला। पर अब ग्लोरी सोचती है कि अगर उसे अपने स्टूडेंट्स को ताकतवर बनाना है तो उसे अपने स्टूडेंट्स को इसे डंजन में ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, और वैसे भी वो खुद तो यहाँ पर है ही, तो वो शायद उन लोगों को संभाल लेगी। तो ग्लोरी भी अब सभी लोगों की बात मान जाती है और कहती है ठीक है, सभी लोग अपनी टीम में बढ़ जाओ और फ्लोर के अलग अलग पार्ट में चले जाओ। जो सुनकर सभी लोग अब एक्साइटेड हो जाते हैं और अब वो लोग अब उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पर अब लूकस भी जा रहा होता है, पर तभी ग्लोरी उसे रोकती है और कहती है कि इस बार तुम कुछ गड़बड़ मत करना, जैसे तुम हर बार करते हो, नहीं तो इस बार बहुत बुरा होगा। जो सुनकर लूकस की भी अब बोलती बंद हो जाती है और अब वो वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। और अब वो
आकर अर्थर वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो उसी ही ग्रुप में था। टेसिया जो कि इस ग्रुप की लीडर है वो अब अर्थर से कहने लगती है कि तुम सबसे सामने रहना क्योंकि तुम क्लोज रेंज में काफी ज्यादा बेस्ट हो। इसके बाद अब वो क्लीव और रोलैंड से कहती है कि तुम लोग अर्थर के पीछे रहना, एक लेफ्ट में रहना एक राइट में रहना, तुम दोनों अर्थर को कवर करना। जिसके बाद वो लूकस से कहती है कि और तुम बीच में रहना। ये सुनकर लूकस कहता है कि अरे बेवकूफ प्रिंसेस, इतना सीरियसली भी चीजों को मत लो, ये एकदम छोटा सा लेवल का डंजन है, इतनी फॉर्मेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर लूकस तो अकेले ही चला जाता है। जो देखकर क्लीव गुस्से में आकर उसे बोलने वाला होता है पर तभी अर्थर उसे रोक लेता है और कहता है कि इसे जाने दो, हमें पहले इन मॉन्स्टर्स को हराना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोलैंड अपनी तलवार निकाल रहा होता है पर तभी इतने में ही एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। जो देखकर अर्थ उस मॉन्स्टर को मारकर अब रोलैंड को बचा लेता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब टेसे की कही गई हुई फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और अब एक एक करके वो काफी ज्यादा आराम से उन मॉन्स्टर्स को मारने लगती हैं। टेसिया, क्लीव, रोलैंड, लूकस, अर्थर सभी लोग काफी कमाल का कर रहे होते हैं। जो देखकर ग्लोरी भी कहने लगती है कि सभी लोग बेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आखिरकार इन लोगों ने क्लास के अंदर पहले से ट्रेनिंग जो कर रखी थी, पर फिर भी इन लोग को इतनी बड़ी बैटल करने की आदत नहीं है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही है यहाँ पर। ग्लोरी अब देख लेती है कि सभी लोग अब उन मॉन्स्टर से लड़कर काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए वो सभी लोगों को कहती है कि अब हम लोग वापिस जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। तो वो लोग भी अब वापिस जा रहे होते हैं। इतने में अर्थर अब देखता है कि रोलैंड अब एक मॉन्स्टर से टकराकर नीचे गिर गया है और अब काफी सारे मॉन्स्टर्स रोलैंड को एक ही बारी में घेर लेते हैं। जो देखकर अर्थर अब उसे बचाने के लिए जाता है और सोचता है कि मुझे एक ही पावरफुल सा हमला करना पड़ेगा जिससे कि इन मॉन्स्टर्स को मैं एक ही बारी में दूर कर सकूं, नहीं तो ये मॉन्स्टर इसी तरीके से ढेर बनाते रहेंगे। अर्थर अब एक नई टेक्निक को यूज करने वाला है जिससे उसने पहले कभी नहीं यूज करा है। अर्थर बस यही होप कर रहा होता है कि ये काम कर जाए। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर अपनी स्पेल को तैयार कर लेता है और अब वो रोलैंड से कहता है कि किसी चीज को कस के पकड़ लो। तो रोलैंड भी अब जमीन को पकड़ लेता है। जिसके बाद अर्थर अब बर्स्ट ग्लेड को यूज करता है जिससे कि अब काफी ज्यादा हवा निकलती है। इस हवा से जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो अब उड़ जाते हैं और अब रोलैंड भी फ्री हो जाता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि ये हमला करने की वजह से अर्थर के कंधे की हड्डी क्रैक हो जाती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अब वो जाकर रोलैंड की मदद करता है उठने में। जिसके बाद वो लोग अब यहाँ से जाने वाले होते हैं पर तभी अचानक से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा धमाका होता है और अब वो लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो अब सीधा उड़ने वाले मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। वो मॉन्स्टर अब सभी लोगों के ऊपर अब काफी जोर से दहाड़ने लगते हैं। जो देखकर अब ग्लोरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो क्वीन स्नार्लेस है और आखिरकार ये इस फ्लोर पर क्या कर रही है, ये तो सबसे नीचे वाले फ्लोर में होना चाहिए था। वो अब सीधा ग्लोरी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जो देखकर ग्लोरी अब अपनी फायर पावर को यूज करती है और अब अपने तलवार को भी अपग्रेड कर लेती है और जाकर उन लोगों से लड़ने लगती है। वो हमला करके उन्हें पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर पाती है पर वो बस उन्हें साइड में हटा पाती है। जो देखकर अब वो अर्थ से भी कहती है कि मैं इन्हें संभालती हूँ, तुम जाकर रास्ता क्लियर करो जिससे कि सभी लोग बाहर निकल सके। तो अर्थ भी कहते हैं ठीक है। अब हम लोग को अब पता चलता है कि ये जो क्वीन स्नार्लेस हैं, ये लोग जब यहाँ पर आए थे तो इन लोगों ने काफी बड़ा धमाका कर दिया था जिसकी वजह से सभी लोगों की अब एंट्रेंस बंद हो गई थी डंजन से बाहर निकलने के लिए। अर्थ कहता है कि अगर सभी लोगों को बाहर निकालना है तो मुझे कुछ लोगों की मदद लगेगी। वो देखता है कि डेल्फिने नाम की लड़की अब मॉन्स्टर से लड़ रही थी पर तभी अर्थ उन मॉन्स्टर्स को मार देता है और डेल्फिने से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। वहीं पर ये सब टेसिया भी देख लेती है और अर्थ के प्लान को समझ जाती है। वह अब अर्थर से कहती है कि तुम जाओ, हम लोग तुम्हें कवर करेंगे। तो अर्थर और डेल्फिने मान जाती है और अब वो लोग अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के सभी लोग अब उन्हें कवर देने लगते हैं। यानी कि अगर मॉन्स्टर्स उन लोग के ऊपर हमला कर रहे थे तो बाकी सभी लोग उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके उन्हें दूर कर रहे थे जिससे कि अर्थ और डेल्फिने आगे पहुंच सके। आगे बढ़ने के बाद अब अर्थ डेल्फिने को अपनी पावर यूज करने के लिए कहता है और अब डेल्फिने अपनी पावर को यूज करके उस होल को ठीक कर देती है जो कि अब उन मॉन्स्टर्स की वजह से यहाँ पर हो गया था। यानी कि अब यहाँ से चलकर जाने का रास्ता तो तैयार हो चुका है पर अभी भी वहाँ पर काफी सारे पत्थर वगैरह पड़े थे जिसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। वहीं पर अर्थर अब देखता है कि उसके कंधे में तो थोड़ा बहुत उसे दर्द हो रहा था पर फिर भी वो उस बात पर गौर नहीं करता है और एकदम से काफी पावरफुल मुक्का उन पत्थरों के ऊपर मारता है। पर अभी भी इतना काफी नहीं होता है। जो देखकर अर्थर समझ जाता है कि मुझे इन पत्थरों के ऊपर एक ही बार में काफी पावरफुल से हमला करना पड़ेगा। इतने में अचानक से अब उन सभी लोग को धुएं की स्मेल आने लगती है जिस वजह से कुछ लोग को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। अर्थर को पता चलता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लूकस अपनी फायर पावर का यूज करके इन मॉन्स्टर
उसकी बॉडी को जला रहा था और इसी वजह से धुआं भी निकल रहा था। जो देखकर अर्थर, लूकस और बाकी जितने भी यूजर्स होते हैं जो कि फायर स्पेल को यूज कर रहे होते हैं, वो उन सभी से कहता है कि अपनी फायर स्पेल यूज करना बंद कर दो, नहीं तो यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वैसे भी हम लोग को इस पत्थर को एक ही बार में हटाना होगा और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग फोकस भी नहीं कर पाएंगे। वहीं अब सिल्वी को पता चल जाता है कि कुछ न कुछ तो हो रहा है, इसलिए वो अर्थर से कहती है कि कुछ हुआ क्या। तो अर्थर बताता है हाँ, हम लोग यहाँ डंजन में फंस गए, तुम एक बार डंजन की दूसरी साइड में जाओ और मुझे बताओ कि आखिरकार पैसेज बाहर से दिखता कैसा है। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पर तभी अर्थर को याद आता है कि कर्टिस के पास भी तो उसका बीस्ट व्हील है और वो भी काफी पावरफुल आला जिसको वो यूज कर सकता है, इसलिए अर्थर अब कर्टिस को अपने पास बुला लेता है। अर्थर उसे कहता है कि ट्रेनिंग मैच में जो तुमने वो स्पेल यूज करी थी वो इतनी ताकतवर है ना कि वो ये रास्ते को क्लियर कर दे। तो कर्टिस कहते हैं हाँ, वो स्पेल ताकतवर तो है पर यहाँ पर ना ही मेरे पास ज्यादा माना है और ना ही ग्रोडर है, उन सब के बिना मैं वो स्पेल यूज कैसे करूंगा। तो अर्थर कहता है कि तुम कर पाओगे, बस तुम घूमकर बैठ जाओ और कुछ क्वेश्चंस मत पूछना, तुम बस अपने फर्स्ट फेज में जाने की कोशिश करो और वही ब्लास्ट तैयार करने की कोशिश करो जो कि इन पत्थरों को हटा सके। जिसके बाद अर्थर अब डेल्फिनी सिर्फ कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर उस स्नारलेस को हराओ। तो वो भी मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अर्थर अब अपने उसी ब्रेसलेट को निकाल देता है जिससे कि वो अपने सारे एलिमेंट्स को यूज कर सके। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब अपने माना को अब कर्टिस के अंदर ट्रांसफर करने वाला है। अर्थर बताता है कि काफी सालों से ये स्टडी किया गया है कि जो माना ट्रांसफर स्पेल है ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये स्पेल गुम हो चुकी है, पर क्योंकि अर्थर तो एक मेन कैरेक्टर है वो तो गुम हुए मैजिक को भी यूज कर सकता है। इसके बाद अर्थर अब अपनी पूरी ताकत लगाकर अब काफी ज्यादा माना को अब कर्टिस के अंदर डाल देता है। ऐसा करने की वजह से अर्थर अब कर्टिस के मन के थॉट्स भी सुन पा रहा होता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि कर्टिस अपने पहले फॉर्म में पहुंच जाता है और अब जो कर्टिस का जो बीस्ट व्हील है वो अब अर्थर को रिजेक्ट करने लगता है। पर अब कर्टिस तैयार हो चुका है अपनी वही स्पेल को यूज करने के लिए, वो अब वर्ल्ड हाउल यूज कर देता है जिससे कि अब सामने की तरफ सभी लोग के वापस जाने का रास्ता बन चुका है। इसके बाद हमें ग्लोरी को दिखाया जाता है जो कि अपना बेस्ट दे रही होती है पूरा उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, जो देखकर अर्थर भी हैरान हो जाता है क्योंकि ग्लोरी अपनी पूरी ताकत का यूज कर रही है पर फिर भी वो उन्हें अच्छे से हरा नहीं पा रही है। वहीं पर सभी लोग अब उसी बने हुए रास्ते से अब वहां से बाहर जाने लगते हैं। पर अर्थर देखता है कि टेसिया तो वहां पर अकेली खड़ी थी और अब उसके कोर में उसे वापस से दर्द होने लगता है, जो देखकर अर्थर उसकी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। इसके बाद अर्थर अब टेसिया को सेफली लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं पर अब बाकी सभी लोग भी अब जाने लगते हैं पर तभी अचानक से वो जगह काफी जोरों से हिलने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर अब एक काफी ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर आ चुका है। वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक होता है कि वो एक ही बारे में उन क्वीन स्नारलेस को मार देता है। इस मॉन्स्टर को देखकर तो अब ग्लोरी भी डर जाती है। वो सभी लोगों को अब यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है पर इतने में वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके अब ग्लोरी को ही काफी घायल कर देता है और अब वो मॉन्स्टर बाकी के बच्चों के ऊपर भी हमला करने वाला होता है। पर तभी ग्लोरी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे दूर कर देती है। ये सारी हालत देखकर अर्थर को भी अब समझ आ जाता है कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो ग्लोरी इस मॉन्स्टर के हाथों मारी जाएगी। अर्थर से अब ये देखा नहीं जाता है। वो अब टेसिया को क्लेयर को पकड़ा देता है और कहता है कि इसे तुम लेकर जाओ यहाँ से, जो देखकर अब क्लेयर भी हैरान हो जाती है और अर्थर से कहती है कि ये मत कहना कि तुम लड़ने की सोच रहे हो। वहीं कर्टिस भी कहता है कि हाँ अर्थर, पागल मत बनो, मुझे पता है कि तुम 2 एलिमेंट यूज कर सकते हो पर फिर भी तुम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे, इसे ग्लोरी को ही हैंडल करने देते हैं। ऐसा बोलकर कर्टिस अब अर्थर को रोकने वाला था उसका हाथ पकड़कर, पर तभी अचानक से अर्थर अपने फायर एलिमेंट को यूज करता है और वो भी ब्लू फ्लेम वाली, यानी कि अर्थर ने पूरी अपनी फायर को मास्टर कर रखा है। अर्थर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग चले जाओ। और ये देखकर क्लेयर और कर्टिस ये देखकर काफी शौक हो जाते हैं कि अर्थर तो एक और एलिमेंट को यूज कर सकता है। दूसरी तरफ वापस से ग्लोरी को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ रही थी। वो कहती है कि मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा इवॉल्व कर चुका है, आखिरकार ये हुआ कैसे। तभी अचानक से वहाँ पर अर्थर आ जाता है जो कि अब उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है ग्लोरी की मदद करने के लिए। वहीं पर अर्थर को अब फायर एलिमेंट यूज करता हुआ देख ग्लोरी भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये कैसे कर पा रहे हो। वैसे भी मैंने सभी स्टूडेंट से कहा था कि यहाँ से चले जाओ, तो फिर तुम अभी तक यहीं क्यों रुके हुए हो। जिस पर अर्थर कहते हैं कि लेकिन मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ, मैं तो एक प्रोफेसर हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों ही अब उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर भी अब उन लोगों को पीछे करने लगता है। अर्थर अब ग्लोरी से कहने लगता है कि मैंने पहले नोटिस किया कि तुम्हारे कोई भी हमले इस मॉन्स्टर को नहीं लग रहे हैं, तो अगर क्या तुम मुझे मौका दो तो एक बार मैं खुद ट्राई करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना चाहूंगा।
तो ग्लोरी कहती है ठीक है, वैसे क्या सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके हैं। तो अर्थ भी अब पीछे मुड़कर देखता है और अब उसे दिखाई देता है कि लूकस तो वहीं पर ही खड़ा है और बाकी सभी तो यहाँ से जा चुके हैं। ये देख अर्थ अब ग्लोरी से कहता है कि हाँ सभी लोग अब बाहर निकल चुके हैं। तो ग्लोरी कहती है कि तो फिर अच्छी बात है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी फुल पावर को यूज करने लगती है और कहती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये हमारा डंजन के बाहर पीछा नहीं करेगा, हमें बस इसे इतना कमजोर करना है कि ये हमें भागने का मौका दे दे। क्या तुम इसे कमजोर कर पाओगे? जिस पर अर्थर कहते हैं हाँ बस इसे 10 सेकंड के लिए बिजी रखो। तो वो भी अब मान जाती है और अब वो जाकर अब उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है जिससे कि अर्थर को 10 सेकंड मिल जाएं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर तो एक ही बारी में ही 3 एलिमेंट्स को यूज करने लगता है अपनी तलवार पर। जैसे वो अपना हमला तैयार कर देता है, ग्लोरी जो कि उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका रही थी, अभी अर्थर अब उसे साइड में हटने के लिए कह देता है। तो ग्लोरी भी अब साइड में हट जाती है और अर्थर अब उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना वही पावरफुल सा हमला कर देता है और अब इसकी वजह से अर्थर को अब काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर के कंधे में जो एक छोटा सा क्रैक हुआ था वो क्रैक अब और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस वजह से अर्थर के हाथ में अब इतना ज्यादा दर्द हो जाता है कि उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाती है। इसके कारण से अर्थर की अब वही तलवार अब वहीं गिर जाती है। वो तलवार अब उसी मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर ही गड़ी रह जाती है। पर इस चीज को ग्लोरी नोटिस नहीं करती है। वो अब अर्थर को पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगती है। वहीं अर्थर भी अपनी तलवार को देखकर ग्लोरी को रोकने की कोशिश करता है पर वो रुक नहीं रही होती है। इसके बाद वो लोग भी अब सीढ़ियों का यूज करके अब इस डंजन से बाहर जाने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उनका पीछा कर चुका है और अब वो वहां पर भी आ गया है। वो मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है अर्थर के हमले के बाद, इसलिए वो बस क्रॉल कर रहा होता है, मतलब रेंग रहा होता है। वो रेंगते रेंगते अब अर्थर को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो अर्थर को पकड़ नहीं पाता है और अब उस मॉन्स्टर के जो नाखून होते हैं वो अब अर्थर के पैरों के अंदर गड़ जाते हैं, जो देखकर अब ग्लोरी भी काफी हैरान हो जाती है और अब अर्थर को बचाने वाली होती है। पर तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो अब फटने वाला है, जो देखकर अर्थर अब ग्लोरी को पीछे होने के लिए कह देता है और हम लोग अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब फट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर अब एक काफी ज्यादा खतरनाक सा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से अब जमीन टूट जाती है। वहीं पर अर्थर अब खाई के नीचे गिरने वाला होता है। अर्थर अब अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को नीचे गिरने से रोकने वाला होता है, पर तभी अचानक से एक काफी बड़ा पत्थर उसके सर पर जाकर लगता है, जिस वजह से अर्थर अब बेहोश हो जाता है और इसी तरीके से वो खाई के नीचे जाकर गिर जाता है। और अब इस एपिसोड को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई नो भाई काफी ज्यादा छोटा एपिसोड है पर ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा का ही है, तो प्लीज यार आज इतने से काम चला लो। मुझे माफ कर देना, मैं अपना 2 घंटे वाला प्रॉमिस नहीं कर पाया। आई होप कि तुम लोग समझोगे। एनीवेज प्लीज इस वीडियो के ऊपर पिछली बार की तरह हाइप भी कर देना। देखते हैं कि क्या ये वीडियो को भी हम लोग नंबर 1 पर लेकर आ पाते हैं या फिर नहीं। एंड अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। काफी सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो आज जरा सब्सक्राइब करके जाना एंड साथ में इस वीडियो पर लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।